हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बिहार दरोगा का सेट लगाते हैं। ये सेट संख्या 28 है। आपको सेट लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको करंट का भी इसमें 15 से 20 क्वेश्चन, आपको लगभग 20 क्वेश्चन करंट का मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस सेट लगाने से बहुत सारा फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपको एडिशनल जानकारी भी मिलेगी और जो क्वेश्चन का रहता है वो भी आपको जानकारी मिलेगी। तो इसलिए पूरा सेट देखें। सेट देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको इस सेट। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन जो है मुंबई में किया गया है। बात करें यहाँ पे एक और महोत्सव का आयोजन किया गया था, काला घोड़ा कला महोत्सव भी मुंबई में किया गया था। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव जो है आयोजन है 11 से 19 फरवरी के बीच में मुंबई में किया गया था 2023 में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, बहुत सारे लड़के ने कमेंट करके कहा था कि सर आप क्वेश्चन और आंसर बताइए, उससे रिलेटेड जो होता है वो बताइए, क्योंकि 100 क्वेश्चन कवर करवाना है आपको। 40 से 45 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कवर करवा के दे रहे हैं। तो हो सकता है जिसमें ऑप्शन बताने का जरूरी होगा उसमें ऑप्शन भी बताएंगे। आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो GDP का ये जो प्रभावी राजस्व घाटा प्रभावी राजस्व घाटा जो है GDP का 1.7% है। ऑप्शन नंबर बी। बात करें राजस्व घाटा का तो ये रहा था 2.9%। ठीक है। उसके बाद बजट की बात करें, बजट 2023-24 का, इसमें आपको राजस्व प्राप्ति 26,32,281 करोड़ प्राप्त हुआ था और पूंजीगत प्राप्ति जो है 18,70,816 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा? तो 2023-24 में बजट में पारित किया गया था कि 7 लाख जो कमा रहा है 7 लाख तक आपको कोई भी कर सरकार को नहीं देना है। 7 लाख से ऊपर होगा तो ही आपको कर चुकाना होगा। तो 7 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? तो वैक्सीन निर्माण में जो है भारत का स्थान पहला है। ठीक है। उसके बाद बात करें कि और किस चीज़ में पहला है, फर्स्ट उत्पादन पहला स्थान पे, दूध उत्पादन में भी पहला स्थान पे है। उसके बाद 2 पहिया वाहन उत्पादन में भी भारत का स्थान पहला है। और बात करें दूसरा स्थान पे, कच्चा इस्पात उत्पादन में जो है भारत का स्थान दूसरा है। अब इसे भी ध्यान में रख सकते हैं, एडिशनल जानकारी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, EOS 07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। EOS 07 उपग्रह का प्रक्षेपण जो है ये किया गया था SSLV-D2 के द्वारा, SSLV-D2 के द्वारा। बात करें EOS 06 का प्रक्षेपण जो है EOS 06 का, इसका किया गया था PSLV-C54 के द्वारा। ठीक है, आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। 7 का किया गया था SSLV-D2 के द्वारा और EOS 06 का किया गया था PSLV-54 के द्वारा। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 6 देखते हैं। देखिए, ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया था तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, SBI है, आर्मी है, नेवी है, BSF है। तो ऑपरेशन सद्भावना जो है आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था। बात करें ये था क्या कि जम्मू कश्मीर में जो ग्रामीण इलाका क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उसके बाद LOC के पास जो लोग रहते थे, उनके मदद के लिए जो है आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की थी। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो महालेखा नियंत्रक पूछा जा रहा है। तो महालेखा नियंत्रक जो है 28 में ये बने हैं श्री S दुबे। आप इसे ध्यान में रखिएगा, श्री S दुबे। बात करें CAG है, अभी वर्तमान में CAG जो है वह JC मुर्मू है। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। और CAG आर्टिकल 148 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 9 देखते हैं। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय जो था वो था हेल्थ ऑफ ऑल द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 मनाया गया। बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके बाद एडिशनल जानकारी याद रखिएगा, विश्व वन दिवस 2023 का थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ और विश्व वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 से जो है ये शिव शंकरी को सम्मानित किया गया। शिव शंकरी, इनके एक उपन्यास है सूर्यवंशम जो तमिल भाषा में लिखा गया है, इसके लिए शिव शंकरी को 2022 में सम्मानित किया गया था। ये 32वें सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति है
शिव शंकरी। बात करें 31 में यानी कि 2021 में ये रामदरस मिश्रा को मिला हुआ था। उसके बाद बात करें सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ये 1991 से दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। उसके बाद बात करें किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा उल्लेखित है उसी में से उत्कृष्ट साहित्य के क्षेत्र में जो है सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पुस्तक एज गुड माय वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो एज गुड माय वर्ल्ड के लेखक जो है ये है के.एम. चंद्रशेखर। के.एम. चंद्रशेखर के द्वारा एज गुड माय वर्ल्ड लिखा गया है। बात करें कि यहाँ पे सलमान रुश्दी है, इसके द्वारा एक फेमस पुस्तक है विक्ट्री सिटी। आप याद रखिएगा, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद याद रखिए गौतम चिक्रमाने के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है रिफॉर्मेशन, गौतम चिक्रमाने के द्वारा। उसके बाद एक पुस्तक है पी साईनाथ के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है द लास्ट हीरोज। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया, तो किस संस्था के द्वारा जो है इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को जो है लॉन्च किया गया है, तो ये G7 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और G20 का 2023 में बैठक जो है भारत में हुआ था और 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य रूप से वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया, जेरेमी फरार को। बात करें ये सौम्य स्वामीनाथन का स्थान लिया है जेरेमी फरार, ये भारत के रहने वाले हैं। सौम्य स्वामीनाथन में, इससे पहले सौम्य स्वामीनाथन थे, उसके स्थान पर जेरेमी फरार अभी फिलहाल में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया, तो मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा की शुरुआत जो है ये गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। ये है क्या कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो आयु के लोग हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और देवदर्शन यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। ये गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ब्रजबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ब्रजबंशी लाल जो है हाल ही में निधन हो गया था, इनका संबंध जो है पुरातत्व से था, पुरातत्व से। बात करें 1968 से 72 ईस्वी के बीच में ये महानिदेशक रहे थे पुरातत्विक के। उसके बाद बात करें 2000 में इसे पद्म भूषण से भी सम्मान किया गया था ब्रजबंशी लाल को। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है, तो गौ सेवा आयोग को किस राज्य के द्वारा विधेयक को पारित किया गया, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है, तो M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में जो है 2023 में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर गौतम अडानी, तीसरे स्थान पर साइरस पुनेवाला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है, तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है 2023 में नीतू घंघास जो है स्वर्ण पदक जीती है, स्वर्ण पदक। आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ये सब करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या था, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो है 2023 में भारत का इसमें स्थान था 13वां और पहला स्थान पे जो था अफगानिस्तान रहा है, पहला स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला, यह उनका कौन सा कार्यकाल था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो उनका तीसरा कार्यकाल था। और बात करें कि चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, इनका पार्टी का बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी से ये नॉमिनेट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है इनका थीम 2023 में था, आप याद रख सकते हैं, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम था। बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया। आइए 21 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी, तो पहली बार जो है वैश्विक स्तर पर जो है विश्व आर्द्रभूमि जो है 1997 ईस्वी में मनाया गया था। डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 1997 ईस्वी को। बात करें 2023 में इसका विषय था यानी थीम था वीटलैंड रेस्टोरेशन, वीटलैंड रेस्टोरेशन। ठीक है, आर्द्रभूमि का 2023 का थीम था या विषय था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चे को पुरस्कृत किया गया था, तो प्रधानमंत्री द्वारा जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चे को दिया गया था, तो 11 बच्चे को दिया गया था, जिसमें से 6 लड़का और 5 लड़की थी। और 2022 में जो है 29 बच्चे को दिया गया था, 2021 में 32 बच्चे को दिया गया था। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना? तो नाटो का जो है 31वां देश जो है 2023 में फिनलैंड बना है। फिनलैंड, इनको डर था कि कहीं रूस मेरे पे भी हमला ना कर दे, तो इसलिए ये नाटो में शामिल हो गया था। बात करें नाटो की स्थापना की, तो नाटो की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। और फिनलैंड की राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी है हेलेंस्की। हेलेंस्की जो है फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब 24 देखते हैं। बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार खादी एवं हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, जो मैथिली की गायक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये सब करेंट का क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन तक आ गए हैं करेंट का। देखिए, ASSOCHAM के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसके नए अध्यक्ष जो है अजय सिंह बने हैं, अजय सिंह। बात करें इसके उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष है संजय नाथन। उसके बाद संतोष यादव जो है NHAI के अध्यक्ष हैं, NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटीज का अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी बेंगुएला जो है प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। बाकी होबोल्ट, क्यूरोसिया, सुशीमा ये सब जो है प्रशांत महासागर की जलधारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल को जो है लागू किया गया था 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। ये डेट याद रखिएगा, तो 16 फरवरी 2005 को जो है क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था। बात करें कि पहला इसका जो हुआ था आयोजित, तो क्योटो शहर में किया गया था, ये जापान में पड़ता है। 1997 ईस्वी में इसे आयोजित किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य जो है ग्रीन हाउस गैस को जो है 52% जो है कमी करने का लक्ष्य रखा गया है क्योटो प्रोटोकॉल का। अब इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सकाई जनजाति निवास करती है। तो सकाई जनजाति जो है ये निवास करती है मलेशिया के वनों में। आप इसे याद रखिएगा, सकाई जनजाति मलेशिया के वनों में निवास करती है। अब कुछ याद रखिएगा, जैसे पिग्मी जनजाति ये कांगो में निवास करती है। बोरो जनजाति ये अमेजन बेसिन में निवास करती है। उसके बाद करें एक और प्रमुख है बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, खजूर उत्पादन में अग्रणी देश है। तो खजूर उत्पादन में जो है अग्रणी देश है इराक। याद रखिएगा, इराक जो है खजूर उत्पादन में सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा खजूर इराक में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए, तियान शान पर्वत स्थित है। तो तियान शान पर्वत जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये तियान शान पर्वत जो है चीन में स्थित है। बात करें कुछ और पर्वत का, तो फ्यूजिमा पर्वत जो है जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखिएगा, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फ्यूजिमा। बात करें हक्काबो राजीव पर्वत, ये म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कमलांग बाघ रिजर्व स्थित है। तो कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कमलांग बाघ रिजर्व की स्थापना जो है 2016 में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में एक और बाघ अभ्यारण्य है, आप इसे भी याद रख सकते हैं, नामदफा और पाकोई, ये दो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 32 देखते हैं। विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। तो विश्व का जो है व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग, कोलोरेडो नदी जलमार्ग, नाइजर नदी जलमार्ग, कोई नहीं। तो विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग जो है सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग है, ऑप्शन नंबर 1। बात करें यहीं पे एक जलप्रपात है, नियाग्र जलप्रपात जो है लॉरेंस नदी पे ही है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो आसवान बांध एक पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आसवान बांध किस नदी पे है? तो आप याद रखिएगा, नील नदी पे। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये सेंटोस को जाना जाता है, सेंटोस को। ये सेंटोस जो है ब्राज़ील में है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है ब्राज़ील में ही होता है। ब्राज़ील का एक स्थान है सेंटोस, इसी को जो है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। बात करें यह प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी में प्रस्ताव पेश किया गया था। उसके बाद प्रस्ताव जो तैयार किया गया था स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था, नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद की सहायता से। और जब प्रस्ताव पेश किया गया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चले कि सेट लगाया जाता है यहाँ पे। आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पालखेरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पालखेरा का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? आप इसे ध्यान रखिए। देखिए, पालखेरा का युद्ध जो हुआ था 1728 ईस्वी में हुआ था। ये बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क
के बीच में हुआ था और इसमें हार हुई थी, निजाम मुल्क की हार हुई थी। बात करें और कुछ युद्ध के, आप इसे ध्यान में रखिएगा। खेरा का युद्ध जो हुआ था 1707 ईस्वी में, शंकर खेरा का युद्ध जो हुआ था 1724 ईस्वी में, पाल खेरा का युद्ध जो हुआ था, आप इसे याद रखिएगा, 1728 ईस्वी में, बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एल्बर्ट विल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा? तो एल्बर्ट विल विवाद जो है 1883 ईस्वी में आया था, जिसके कारण जो है किस गवर्नर को त्यागपत्र देना पड़ा था? आप इसे याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को। देखिए इसका टाइम पीरियड, लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था 1880 से 1884 ईस्वी में, और एल्बर्ट विल विवाद जो आया था 1883 ईस्वी में, ठीक है। तो 1880 से 84 के बीच में रहा था लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन को जो है त्यागपत्र देना पड़ा। बात करें कि लॉर्ड रिपन को जो है इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद नोट एक था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई थी। भारत के उद्धारक की संज्ञा जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो किस अधिवेशन में ये कहा था कि गांधी मर सकता है मगर गांधीवाद नहीं? तो ये कराची अधिवेशन में कहा गया था। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए मिलान करने वाला है, निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। मिलान करने वाला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर 4 1866 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद तत्व बोधनी सभा की स्थापना जो है 1839 ईस्वी में हुआ था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो है ये 1911 ईस्वी में हुआ था। नौजवान सभा की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में हुआ था। अब इसे ध्यान में रखिएगा, जब PDF मिलेगा तो आप इसे याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन चलाने का जो है प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो ये नागपुर अधिवेशन में किया गया था। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था, नागपुर में। बात करें असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, इसको समाप्त कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। क्यों किया गया था? तो 5 फरवरी या 4 या 5 फरवरी को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, उसी के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो सल्तनत युग का अकबर जो है ये फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। किसने कहा था? हेनरी एलियट और एली फिंस्टन ने कहा था। एली फिंस्टन ने कहा था कि सल्तनत युग का जो अकबर है फिरोज शाह तुगलक है। इन्होंने काफी क्षेत्र में काम किया था, अच्छा सब काम किया था, इसलिए इसे फिरोज शाह तुगलक को जो है सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है निम्बकाचार्य थे। निम्बकाचार्य ये जो है सनक संप्रदाय के थे, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर शंकराचार्य जो है ये आपको शंकराचार्य जो है ये अद्वैतवाद के प्रतिपादन थे, शंकराचार्य। और उसके बाद द्वैतवाद के प्रतिपादन माधवाचार्य थे, माधवाचार्य। और वल्लभाचार्य जो है शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादन थे। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? तो किस मुगल शासक को जो है शाही दरवेश कहा जाता है? तो ये औरंगजेब को कहा जाता है, औरंगजेब को। बात करें औरंगजेब को और भी कुछ कहा जाता है, जैसे जिंदा पीर और शाही दरवेश तो कहा ही जाता है। जिंदा पीर और शाही दरवेश जो औरंगजेब को कहा जाता है, जो मुगल शासक थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किस स्थान से युगल शब्दाव का प्रमाण मिला है? तो युगल शब्दाव क्या हुआ, जो दो एक ही साथ मिला है कब्रगाह। कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगन से मिला है, कालीबंगन। याद रखिएगा, कालीबंगन से भी और लोथल से भी मिला है। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। ये प्रमुख बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता जो किसे माना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, वरुण है, इंद्र है, मित्र है, अग्नि है। तो युद्ध का देवता जो है इंद्र को माना जाता है। इंद्र के लिए 250 सूक्त समर्पित है। उसके बाद सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी इंद्र को ही माना जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर का अग्नि को माना जाता है। 200 सूक्ति इसके लिए प्रयोग किया गया है। 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो स्वर्ण सिक्के जो जारी किया गया था कौन जारी किया था? ऑप्शन देख लीजिए, कुजुल कटफिसेस है, भीम कटफिसेस है, मीनांडर है, पुष्यमित्र शुंग है। तो स्वर्ण सिक्के को जारी करने वाला श्रेय जो है भीम कटफिसेस को जाता है, जो कुषाण वंश के थे। और कुजुल कटफिसेस जो है तांबे के सिक्के जारी किया था। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता,
स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, सब प्रस्तावना में जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जो है किस देश से लिया गया है? तो आप इसे याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति से जो है ये शब्द लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति की बात करें तो ये 1789 से 1799 ईस्वी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो किस वाद में जो ये फैसला दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने कि उद्देशिका या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है? तो ये बेरुबारी वाद में किया गया था। बेरुबारी वाद जो आया था 1960 ईस्वी में आया था, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद किसमें कहा गया था कि इसमें उद्देशिका जो है संविधान का भाग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है 1973 ईस्वी में ये केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। अब इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो प्रत्यक्ष बंदीकरण में जो है यदि किसी पे मुकदमा है तो कितने दिनों तक जो है इसको बंदी बना के रख सकते हैं, यानी कि बंदी बना के रख सकते हैं, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो अधिकतम जो है 3 माह है। 3 माह तक आप बंदी प्रत्यक्षीकरण में आप किसी को बंदी बना के रख सकते हैं। उसके 3 माह के बाद आपको कोर्ट में इसको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या होता है? तो राज्य विधानमंडल में जो है कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए ताकि वह सदन चल पाए? तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, यानी कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, तो 10वां भाग है तो आप सदन की कार्रवाई चल सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 50 देखते हैं। 49 तक देख लिया, 50 देखते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो यदि किसी राज्य का विधानसभा का जो सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसे देगा? ऑप्शन देख लीजिए, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है? आप याद रखिएगा, अपना विधानसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, उसमें भी क्या हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा ये अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। और ये त्यागपत्र का जो वर्णन है आर्टिकल 179 ख में इसका वर्णन किया गया। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कहाँ की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय में की जाती है, यानी कि हाई कोर्ट में की जाती है। बात करें अधिकतम जो है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अधिकतम इसकी अवधि 2 वर्ष की होती है। और ये क्यों की जाती है आप याद रखिएगा, जब हाईकोर्ट में काम ज़्यादा हो जाता है या अस्थायी रूप से काम बढ़ जाता है या कार्य अधिक हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और बात करें ये जो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन आर्टिकल 224 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है। तो वे विषय जिस पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो कानून बना सकती है वो समवर्ती सूची में आती है। ठीक है, और स्वयं सूची में सिर्फ कानून राज्य केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में राज्य का सरकार बनाती है। यदि संघ सूची और राज्य सूची का दोनों कानून कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो संघ सूची का कानून ही मान्य होगा। ये भी प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है कौन, पहले वो देख लेते हैं जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 दिया है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। 1956 ईस्वी में जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में ही किया गया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था 1956 ईस्वी में आया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाकी देख लेते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद 1990 सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 सही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का तो जिसमें बालकों के नियोजन में कारखानों में जो है जाने से मना करता है? तो ये आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है कारखानों में जो भी हानिकारक तत्व होते हैं या खतरनाक काम होते हैं उन पर रोक लगाता है। बात करें आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है कि मानव के जो तस्करी होता है खरीद बिक्री उस पर या बालाश्रम पे रोक लगाना है। उसके बाद आर्टिकल 47 है जिसमें राज्य जो है अपने
लोगों को एक अच्छा व्यवहार, एक पोषक अच्छा व्यवहार, अच्छा खाना, अच्छा चीज़ का व्यवस्था करने का कोशिश करेगा। इसी के अनुसार जो है मनरेगा कार्य शुरू किया गया था आर्टिकल 47 के अनुसार। आर्टिकल 49 जो है आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना जो है आर्टिकल 49 के थ्रू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कौन सा प्रस्ताव जो है सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, विश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, उपयुक्त सभी। तो सरकार के द्वारा जो है यह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। यह केवल लोकसभा में सरकार अपना बहुमत प्रस्तुत करने के लिए जो है विश्वास प्रस्ताव लाता है। इसी में जो है अटल बिहारी वाजपेयी भी ने अपना विश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसमें से एक वोट से ये अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार गिर गया था। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव ही लाया था। यह सिर्फ लोकसभा में आता है। एक क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है, पहले नहीं देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी, नागपट्टिनम जो है ये आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। देखिए इधर तेल शोधक कारखाना, इधर राज्य है, तो नागपट्टिनम तेल शोधक कारखाना जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद जो सही है उसको देख लेते हैं। कोयली ये गुजरात में है। उसके बाद नुमालीगढ़ ये असम में है। तातीपाका ये आंध्र प्रदेश में है। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, तडोबा नेशनल पार्क या उद्यान किस राज्य में स्थित है? तडोबा नेशनल पार्क या उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में, यहाँ महाराष्ट्र में एक और है बोरीवली नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 58। देखिए रावत भाटा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत गिरी जो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में। बात करें महाराष्ट्र में भी एक विद्युत गिरी है, तारापुर विद्युत गिरी जो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नरोरा विद्युत गिरी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करें कलपक्कम विद्युत गिरी का, ये तमिलनाडु में स्थित है। और केगा विद्युत गिरी जो है कर्नाटक में स्थित है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी को जो है किस देश को जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी जो है एबरडीन को जाना जाता है। एबरडीन को जाना जाता है। एबरडीन जो स्कॉटलैंड में पड़ता है। उसके बाद बात करें फिलेडेल्फिया, ये क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। और न्यूयॉर्क जो एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो सरहदी गांधी को जो है किसका उपनाम था? तो ये अब्दुल गफ्फर खान का जो है सरहदी गांधी के नाम से भी, के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्हें और भी अन्य उपनाम दिया गया था, जैसे सीमांत गांधी, बादशाह खान की उपाधि जो है अब्दुल गफ्फर खान को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो जलवायु द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन सी क्रिया? ऑप्शन देख लीजिए, खनन है, निर्माण है, कृषि है, मत्स्य उद्योग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि जो है जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है ऑप्शन के अनुसार। आइए क्वेश्चन नंबर अब 62 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो कौन सा घटक जो है जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है? ऑप्शन देखिए, प्रदूषण है, ओजोन क्षरण है, ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन डी है सभी। तो सभी हो जाएगा जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण। वही बात पूछा जाता है, तापमान के बढ़ने का मुख्य लक्षण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारत में एग्रोएलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो एग्रोएलॉजिकल जोन की संख्या जो है भारत में अभी टोटल वर्तमान में 20 है। अब इसे याद रखिएगा 20। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना जो है ये 1984 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 13 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें 12 नवंबर को निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे ये सब 5 मई को आप लोग याद ही रहे, जलवायु परिवर्तन दिवस, पर्यावरण दिवस। उसके बाद 5 मई को कुछ नहीं, 5 जून को मनाया जाता है जलवायु पर्यावरण दिवस। ठीक है, ये सब में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 नवंबर का बता ही दिए हैं निमोनिया दिवस। 27 जून को कोई खास दिवस नहीं मनाया जाता, इसलिए इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो 12 नवंबर को याद रखिएगा निमोनिया दिवस, और 13 अक्टूबर को जो है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अब इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए
प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा डीएनए, फिर आरएनए, तब अमीनो एसिड, तब प्रोटीन, सबसे कम प्रोटीन। ठीक है, तो संश्लेषण का सबसे अच्छा सही क्रम ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता? केंद्रिका में जो है निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन देख लीजिए, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आरएनए है, डीएनए है। तो केंद्रिका में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, तो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। देखिए प्रोटीन जो है 85% पाया जाता है सबसे अधिक, आरएनए जो है 10% पाया जाता है और डीएनए जो 5% पाया जाता है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं, काफ़ी बार पूछा गया कौन कितना प्रतिशत पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए मलेरिया, निंद्रा रोग, कालाजार, उसके बाद पायरिया भी याद रखिएगा, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो पूछा जा रहा है कौन सा प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है नहीं है, तो नहीं है पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोसियन जो है ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बात करें पर्णहरित या क्लोरोफिल, ये जो है प्रमुख इसका खनिज घटक होता है मैग्नीशियम, याद रखिएगा, इसी के थ्रू प्रकाश संश्लेषण में ये भाग लेता है। उसके फाइकोबिलिन, इसका मुख्य काम है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश को नियंत्रण करना, फाइकोबिलिन, काफ़ी बार पूछा जाता है प्रकाश नियंत्रण कौन करता है? तो फाइकोबिलिन। उसके बाद केटोनाइट, ये जो है पराबैंगनिक यानी अल्ट्रावायलेट किरण जो आती है प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, उसके क्षति के पादपों से रक्षा करना इसका वर्णक का काम है केटोनाइट का, आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है? पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति जो है निम्नलिखित में किससे निर्मित होता है? तो ये सेल्यूलोज से निर्मित होता है, सेल्यूलोज से। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, पौधे में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में लचीलापन जो है किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? याद रखिएगा, कलाई नाइकामा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो वनस्पति जगत का जो है सबसे बड़ा समूह जो है यह थैलोफाइट है, थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर 1। बात करें थैलोफाइटा जो है यह पौधे सामान्यतः जो है शैवाल कहा जाता है, इस वर्ग में जो भी पौधे आता है इसको सामान्यतः जो है शैवाल कहा जाता है। यह मुख्यतः जो है जल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो जीवन चक्र की दृष्टि जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है यह पुष्प होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो है ये पौधे के प्रजनन में की सहायता में भाग लेते हैं। ठीक है, पुष्प। और बात करें एक पुष्प जो मिलकर जो है पुंकेसर और स्त्री केसर से मिलकर प्रजनन के अंगों का निर्माण करता है, इसलिए जो है पुष्प जो है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए उड़ने वाला मछली 4 हो जाएगा, उड़ने वाला मछली एस्कोसिटस है, उड़ने वाला मछली एस्कोसिटस। उसके बाद वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक, इनको जो है ऑप्शन नंबर 3 हैला कहते हैं। उड़ने वाला छिपकली, इसको ऑप्शन नंबर 2 ड्रैको कहते हैं, ड्रैको। और उड़ने वाला स्तनधारी जो है चमगादड़ कहा जाता है। ठीक है, तो आप जब पीडीएफ लीजिएगा तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होता है तो क्या नहीं बदलता है? तो ये प्रकाश की आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, बाकी प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ये तीनों जो है अपवर्तन की क्रिया में बदलता है, बाकी प्रकाश की आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 76 दी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जल का त्रिंक बिंदु किस तापमान पर होता है? तो त्रिंक बिंदु क्या होता है? त्रिक बिंदु आप याद रखिएगा, त्रिक बिंदु वह है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, उसी को त्रिक बिंदु कहा जाता है। वहीं पे ये लिखा हुआ है, जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस पाई जाती है, उसी को त्रिक बिंदु कहा जाता है। तो त्रिक बिंदु का ताप किस तापमान पर होता है? तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, जिसपे आपको ठोस, द्रव, गैस तीनों मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि में जो है प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? ऑप्शन देख लीजिए, रेटिना पे, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अंध बिंदु पर। तो दूरदृष्टि में जो है प्रतिबिंब जो है ये आपको रेटिना के पीछे बनता है और इसके उपचार के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्न में से किस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ केवल डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि इनमें से कौन सा अदिश राशि है,
ठीक है। तो अदिश राशि नहीं पूछ के पूछा रहा है, केवल परिणाम होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है, अदिश राशि में सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसको सदिश राशि कहते हैं। संवेग, त्वरण और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सभी सदिश राशि है। बाकी विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, जिसमें सिर्फ परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा है, तो कोणीय वेग की विमा क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, m0 l0 t-1, ठीक है। तो कोणीय वेग का सूत्र होता है कोण बाय समय, कोण को l से प्रदर्शित करते हैं और समय को t से, तो m0 l0 t-1, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, भाप अंगार गैस मिश्रण होता है, तो भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण होता है? याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो है मिश्रण होता है भाप अंगार गैस। 81 नंबर देखिए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला जो उपकरण है ये लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात करें माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसका विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य ही देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी सत्य है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ता है। सही है, यदि घूर्णन गति घट गया तो जी का मान बढ़ जाता है, यदि घूर्णन गति तेज हो गया तो जी का मान कम हो जाता है। उसके बाद और भी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी की ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो पृथ्वी की ध्रुव पे जो जी का मान जो न्यूनतम नहीं होता है, अधिकतम होता है ध्रुव पे ही जी का मान। विषुवत रेखा पे जी का मान महत्तम होता है। गलत है, विषुवत रेखा पे जी का मान जो है न्यूनतम होता है, ठीक है। इसलिए ए और बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घुलनशील नमक मिलाने पर जो है जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है, पृष्ठ तनाव जो है बढ़ता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्रेन ट्यूमर जो होता है इसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप याद रखिएगा, आर्सेनिक 74 का। आर्सेनिक 74 के उपयोग करके ट्यूमर का पता लगाया जाता है। बात करें सोडियम 24, सोडियम 24 का उपयोग करके रक्त के थक्के का पता लगाने का काम करता है सोडियम 24। और लोहा 59 ये अरक्ता का रोग पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद फास्फोरस 32 ये ल्यूकीमिया के रोग के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 85 देखिए, आधुनिक आवर्त श्रेणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का आकार होता है। तो आधुनिक आवर्त श्रेणी में जो है ऊपर से नीचे आने पर तत्व का आकार कैसा होता है? तो ये बढ़ता है, तत्व का आकार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो सिल्वेनाइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये सोना का अयस्क है, सोना का। बात करें सोना का एक और अयस्क है काल्वेराइट जो है ये भी सोना का ही अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है। तो देखिए सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि उपयोग में जो ऊन का प्रयोग किया जाता है उसमें से पॉलीमरिक फाइबर का उपयोग फाइबर कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, नायलॉन है, ऑर्लेन है, टेफ्लॉन है, बेकेलाइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्लेन, जो है विनाइल का जो है ये बहुलक है। आप इसे भी याद रख सकते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है विनाइल का बहुलक कौन है? तो ऑर्लेन। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। देखिए ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो क्या है? तो वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज को कम करता है, विद्युत पावर बढ़ाता है, करंट और वोल्टेज को मापता है। तो ट्रांसफार्मर का जो मुख्य काम जो है ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, वोल्टेज को बढ़ाता है या वोल्टेज को कम करता है, ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए प्लूटोनियम है, टाइटेनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ये जो डी ब्लॉक का धातु है। बात करें प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए, तारे का टिमटिमाना, पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देना, सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देना, और हीरे का चमकना। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, हीरे का चमकना, ठीक है। हीरे का चमकना जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। बाकी तारे का टिमटिमान, पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देना, उसके बाद सूर्योदय से पूर्व सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देना, ये जो है प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं।
देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी निम्नलिखित में के किसको शामिल नहीं किया गया है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निकालने के लिए किसको शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, निजी प्रेषण है, भ्रम में ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति है, भ्रम में अनुदान है, विदेशी निवासियों की आय है। तो विदेशी निवासियों की आय को जो है जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता, बाकी निजी प्रेषण, भ्रम में ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति और भ्रम में अनुदान जो है जीएनपी में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो अगर किसी देश का जो है भुगतान संतुलन जो है विपरीत हो गया है तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से, ठीक है, इसे मदद मिलती है। ठीक है, 1991-92 जब भारत का आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गया था तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही उसको वैश्विक व्यापार के लिए खोलने का निर्णय दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। देखिए, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो क्या होगा? जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है यानी मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा ज़्यादा आ गया, उसके बाद पैसे की मांग, जो पैसा का वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो मांग कम हो जाती है, तो यह क्या होगा? तो ऑप्शन देख लीजिए, कीमतों के स्तर में गिरावट, ब्याज की दर, देखिए कीमतों के स्तर में गिरावट नहीं होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्याज की दर में कमी, ब्याज की दर में वृद्धि, मांग के स्तर में गिरावट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज की दर में कमी करके जो है पैसे की आपूर्ति को कम किया जाता है मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? तो यूनियन बजट में जो राजकोषीय घाटा क्या हुआ? जैसे आपको टैक्स आया कुछ रुपया, टैक्स आया 5 रुपया, आप खर्च कर रहे हैं 10 रुपया, तो ये 5 रुपया जो है, ये 5 रुपये ये राजकोषीय घाटा हुआ। आप टैक्स आया 5 रुपया ही और खर्च कर रहे हैं 10 रुपया, तो 5 रुपया तो आपको घाटा लग रहा है, तो ये 5 रुपया आपको कहाँ से मिलेगा? तो देख लीजिए, आंतरिक, इसका राइट ही आंसर हो जाएगा आंतरिक और भ्रम उधार में शुद्ध वृद्धि से जो है राजकोषीय घाटा को बराबर किया जा सकता है। यानी कि बाहर किसी बैंक से, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, किसी देश से कर्ज लेना, वो हो गया आंतरिक हो गया। RBI को आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा पैसा छापिए ताकि हम ये कम कर सकें। तो आंतरिक और भ्रम उधार में शुद्ध वृद्धि से जो है राजकोषीय घाटा को बराबर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र से हिस्सा नहीं है? तो सेवा क्षेत्र टर्सरी तृतीय क्षेत्र से भाग नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, परिवहन है, निर्माण है, होटल और रेस्तरां है, बीमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्माण जो ये द्वितीय क्षेत्र का भाग है। बाकी परिवहन, होटल और रेस्तरां और बीमा ये तब तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। सबसे अधिक भारत के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र ही भूमिका निभाता है, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद पहला। और बिहार का बात करें, सबसे ज़्यादा जो है पहला क्षेत्र, उसके बाद तृतीय, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र सबसे कम है बिहार में। देखिए 96 से जो है क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इसका सिर्फ आपको हम आंसर बता देते हैं ताकि आप इसे बना के चेक कर पाइएगा। आपको जब PDF मिलेगा तो इसको चेक कर लीजिएगा। 96 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 97 का जो है ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर B। 98 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा B नंबर, और 99 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर B, 99 का ऑप्शन नंबर B। 100 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर C। आप इसे बना के जरूर चेक करिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जुड़िए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग कमेंट जरूर करें कि कैसा लगता है मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, थैंक